छबार पोर्ट से अभी भारत को निकालकर चाइना धीरे धीरे वहां पे एंट्री करने की कोशिश करने लगा है। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिर किस वजह से कश्मीर इशू को लेकर बातचीत करने का कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला है। हमास के ऊपर इजराइल की तरफ से खतरनाक काउंटर अटैक को लॉन्च करने के बाद टर्की की तरफ से भी इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को अपनी फोर्स को डिप्लॉय करने का आह्वान दिया जा रहा है और अंत में एक बार फिर से इसरो की GISAT-1 मिशन डिले होने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट छबार पोर्ट को लेके है। आप सभी को पता होगा कि भारत ईरान के साथ मिलकर छबार पोर्ट को कई सालों से डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया के साथ जुड़ने के लिए अभी भारत के पास एक ही रास्ता है। साथ ही पाकिस्तान और चाइना की ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए भी छबार पोर्ट भारत को मदद करने वाला है। लेकिन अभी कुछ ऐसे खबर सामने आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि चाइना अभी ईरान में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा है और इसमें स्पेशली चाइना की तरफ से अभी ईरान की छबार पोर्ट में इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। ऐसा स्टेटमेंट अभी हाल ही में ही ईरान के एक मिनिस्टर जावेद जाफरी की तरफ से दिया गया था। अब ये खबर भारत के लिए एक बहुत ही बुरी खबर हो सकता है, क्योंकि अगर चाइना ईरान की छबार पोर्ट में आ जाता है तो भारत की सुप्रीमेसी के ऊपर वहां पे असर पड़ने वाला है और ऊपर से पहले से ग्वादर में वो मौजूद है। और अगर छबार पोर्ट में भी चाइना अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने लगा तो आगे चल के भारत के लिए काफी परेशानी क्रिएट हो जाएंगे। अब दिक्कत की बात तो ये है कि ईरान की तरफ से अभी इसमें कोई आपत्ति जताया नहीं जा रहा है, बल्कि ईरान की तरफ से ही अभी चाइनीज कंपनियों को वेलकम किया जा रहा है। अब छबार पोर्ट की बात करें तो एक ऐसी जगह में मौजूद है जहां से होते हुए दुनिया की लगभग 70% के आसपास ऑयल सप्लाई पास करती है और वैसे भी ईरान के पास खुद की ऑयल रिजर्व मौजूद है। तो अगर ईरान यहाँ पे चाइना को आने के लिए बोलता है तो वो इस मौके को हाथ से जाने कभी नहीं देगा, क्योंकि इससे चाइना को भारत के खिलाफ एडवांटेजेस मिलने वाला है। इसकी एक और कारण मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है, हाल ही में एक महीने पहले एक अपडेट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि ईरान की तरफ से अभी चाइना से J-10C एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें ईरान की तरफ से चाइना को पैसे के बदले ऑयल को ऑफर किया जा रहा था। लेकिन शुरू में चाइना को जमा नहीं था, जिस वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन फिर भी इस बात को लेकर डिस्कशन किया जा रहा था और अभी शायद चाइना जानबूझकर ईरान से छबार पोर्ट को लेकर डील को करने की कोशिश कर रहा है और मौके का फायदा उठाकर ईरान में भी अपने पैर को जमाने की कोशिश करने लगा है। अगर ये खबर अभी सही निकलती है और आगे चल के ईरान की छबार पोर्ट में चाइना को ऑपरेट करने के लिए परमिशन मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि इससे भारत को काफी नुकसान होने वाला है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेकर, और ये कोई हेटेड आर्गुमेंट नहीं होने वाली है। आप सबको पता होगा कि पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ बातचीत करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक ये सफल नहीं हो पाया। इसी वजह से पाकिस्तान अभी किसी ऐसे देश को तलाश कर रहा है जिनका भारत के साथ अच्छा रिलेशन हो, साथ ही पाकिस्तान के साथ भी अच्छा रिलेशन हो, ताकि वो भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत करने में मदद कर सके। और वो ओपनली किसी थर्ड पार्टी देश को इसमें पाकिस्तान की मदद करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी जितने भी इशू हैं उन सभी को बातचीत करके सुलझाया जा सकता है? वैसे देखा जाए तो इसमें जो मेजर इशू है वो कश्मीर को लेके है और कश्मीर को लेके भारत और पाकिस्तान दोनों के ही अपने अपने नजरिए हैं, जिस वजह से अगर नेगोशिएशन करने की बात की जाएगी तो ना तो पाकिस्तान अपने कब्जे में मौजूद कश्मीर के हिस्से को भारत को देने के लिए राजी होगा और ना ही भारत पाकिस्तान को कश्मीर को देने के लिए राजी होने वाला है। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा जब एक तरफ पाकिस्तान की PM इमरान खान और उनके आर्मी चीफ भी भारत के साथ बातचीत करने के लिए आगे आ रहे थे और किसी तीसरे देश से मदद मांग रहे थे, दूसरे तरफ जब किसी पाकिस्तानी सिटीजन ने पाकिस्तान की PM इमरान खान को लाइव इंटरेक्शन के दौरान ये बात पूछा था कि क्या भारत के साथ पाकिस्तान बातचीत करने वाला है, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने ये बताया था कि जब तक भारत की तरफ से कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं किया जाता है तब तक पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ कोई भी बातचीत नहीं किया जाएगा। यानी कि अभी भी हमारे बीच बातचीत करने के जो रास्ते हैं उसमें कश्मीर सबसे बड़ा बाधा है और अगर इसको सॉल्व करना है तो किसी न किसी को कश्मीर को छोड़ना पड़ेगा। अब आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि बातचीत करके ऐसे मामले सुलझाए नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी अगर दोनों देशों के बीच शांति को कायम करना है तो उसका एक ही रास्ता है कि बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेशन को और सीज फायरिंग को एकदम से बंद करने की कोशिश करना चाहिए और दोनों ही तरफ से कोशिश होनी चाहिए। और अभी तक जैसा चल रहा है आगे भी वैसा ही चलना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि वो बातचीत करके भारत से कश्मीर को अलग कर सकता है तो वो शायद यहाँ पे गलत सोच सकते हैं।
और ऐसे में आगे चल के अशांति बढ़ने वाली, क्योंकि कोई भी इसमें कोई सोल्यूशन को निकाल नहीं पाएंगे। अगर पाकिस्तान को पीओके छोड़ना है तो वो बातचीत कर सकते हैं और शांति कायम हो सकता है, लेकिन अगर वो भारत के सामने कोई कंडीशन रखने की कोशिश करते हैं और स्पेशली कश्मीर को लेकर कोई कंडीशन रखने की कोशिश करते हैं और नेगोशिएट करने लगते हैं तो बातचीत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगला अपडेट इजराइल को लेके। आप सबको पता होगा कि अभी इजराइल में हालात कैसे हैं, और इजराइल के ऊपर गाजा साइड से रॉकेट अटैक करने के बाद इजराइल बहुत ही खतरनाक मोड में आ चुका है और इजरायली डिफेंस फोर्सेस को जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है बिल्कुल वैसा ही रिस्पांस दिखाया गया है। और गाजा पट्टी में मौजूद आतंकवादी संगठनों के ऊपर इजराइल की तरफ से खतरनाक काउंटर अटैक किया जा रहा है, जिसमें अभी 70 के आसपास लोग मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है, जिसमें से 7 लोग लगभग इजराइल से हैं। अब ये बात अच्छी तरीके से हर कोई जानता है कि अगर फुल फ्लेज लड़ाई हो जाती है तो इजराइल अकेले ही 2-3 से निपट सकता है, और फलस्तीन को अगर इजराइल को मिटाना होगा तो वो आसानी से मिटा सकते हैं। लेकिन इस लड़ाई में काफी सारे मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं जो कि फलस्तीन से हैं। इसी वजह से अभी भारत की तरफ से इस लड़ाई को लेकर काफी चिंता जाहिर किया गया है। और वैसे देखा जाए तो इजराइल और भारत के बीच काफी अच्छी दोस्ती और हर मुश्किल वक्त में इजराइल की तरफ से भारत का समर्थन किया गया है। तो इस वक्त में भी भारत की तरफ से इजराइल का समर्थन किया जा रहा है, पर भारत की तरफ से अभी जल्दी से ही इस वायलेंस को खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी तरफ टर्की अभी इस बात को लेके इजराइल का सीधा विरोध कर रहा है, और ट्विटर में एर्डोगन की तरफ से एक वीडियो को भी रिलीज किया गया था जो कि वायरल हो रहा है, जिसमें फलस्तीन को एर्डोगन की तरफ से एक डेमो के तौर पर बता के ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि अभी सभी मुस्लिम देशों के इकट्ठा होने की जरूरत है, वरना आज जो फलस्तीन के साथ हो रहा है वो आगे चल के सभी मुस्लिम देश के साथ भी होने वाला है। और वो अभी अलग अलग मुस्लिम देशों को एक साथ मिलकर इजराइल को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। अब आप सबको पता होगा कि टर्की अभी कुछ दिनों से काफी उछल रहा है, और अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो लड़ाई हुआ था उसमें भी टर्की की तरफ से अजरबैजान को काफी सपोर्ट किया गया था, जिस वजह से वो लोग जीत गए थे। इसके बाद कश्मीर इशू को लेके भी टर्की हमेशा से ही पाकिस्तान का समर्थन करता आ रहा है, और अभी टर्की के पास तो खुद के रिबेल फोर्स भी मौजूद है जिनको वो भी कहीं ना कहीं डिप्लॉय कर रहे हैं। पहले अजरबैजान में डिप्लॉय किया गया था और अभी भारत के खिलाफ भी इनको डिप्लॉय करने की प्लानिंग चल रही है, जिनको नेपाल के रास्ते से भारत में एंटर करने की कोशिश किया जा रहा है। अब दिक्कत यह कि सीधे तौर पर टर्की चाहे तो अपनी रिबेल फोर्स को फलस्तीन में डिप्लॉय नहीं कर सकता है, जिस वजह से अभी टर्की की तरफ से इंटरनेशनल फोर्सेस को फलस्तीन में जाकर डिप्लॉय करने की पूरी कोशिश किया जा रहा है, और इसमें रशिया की तरफ से भी कुछ हद तक टर्की और फलस्तीन को सपोर्ट किया जा रहा है। अगला अपडेट इसरो की तरफ से। आप सबको याद होगा मार्च में भारत की तरफ से अपनी GISAT-1 को लॉन्च करने की कोशिश किया जा रहा था, और इनिशियली इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज सामने आए थे, जिस वजह से इसरो की तरफ से इसकी लॉन्च को पोस्टपोन करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद इसको अप्रैल की मिड में लॉन्च करने का प्लान किया गया था। लेकिन अप्रैल में भी इसकी लॉन्च से पहले इसमें कुछ दिक्कतें सामने आ गई थी, जिस वजह से इसको एक बार फिर से पोस्टपोन करना पड़ा था। और अभी जब सब कुछ तैयार है फिर भी इसको लॉन्च करने के लिए हमें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ने वाला है। हालांकि अभी GISAT-1 में कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी इशू थे उन सभी को सॉल्व किया जा चुका है। पर अभी इसरो के सामने एक और दिक्कत है, क्योंकि इसरो की अलग अलग रॉकेट कॉम्प्लेक्स में अभी जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे उनमें से काफी सारे लोग चाइनीज आयते के चपेट में आ गए थे। और आपको पता होगा कि अगर किसी को भी हो रहा है तो 10 से 15 दिन तक तो बंदा बीमार रह रहा है, और उससे ठीक होने के बाद भी उसकी शरीर में इतने ताकत नहीं होता है कि वो तुरंत जाके काम कर सके। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो वो भी इंसान है तो उनके साथ ही वैसा ही हो रहा होगा। अब इसके अलावा एक और दिक्कत ये भी है कि इसको लॉन्च करने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है, जबकि अभी सारे के सारे ऑक्सीजन को इमरजेंसी की वजह से मेडिकल्स को सप्लाई किया जा रहा है। तो इसी वजह से अभी GISAT-1 की लॉन्च डेट को डिले करने का फैसला किया जा रहा है। शुरू में जब मार्च में इसको लॉन्च करने का प्लान किया गया था तो एन मौके में इसकी बैटरी में कुछ दिक्कत सामने आई थी, जो कि फिलहाल अभी रिजॉल्व किया जा चुका है। लेकिन अभी कुछ और सेकेंडरी कारणों की वजह से इसकी जो लॉन्च डेट है वो थोड़ा डिले होने वाला है, पर अभी इसको कब लॉन्च किया जाएगा इसको लेकर कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं किया गया है। अगला अपडेट भी इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रही कॉन्फ्लिक्ट को लेके, और अभी हम अभी तक दोनों ही तरफ से इस्तेमाल किए गए वेपन्स के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे बैकग्राउंड में क्या चला है तो आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन मेनली गाजा साइड से रॉकेट्स को ही फायर किया गया है, और यहाँ पर 1 या 2 नहीं बल्कि पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर 1000 से ज्यादा रॉकेट को फायर किया जा चुका है, जिसमें से काफी सारे रॉकेट्स को तो इजराइल की तरफ से इंटरसेप्ट कर लिया गया था। लेकिन हमास की तरफ से जो रॉकेट्स को फायर किया गया था वो कोई एक टाइप के नहीं बल्कि कई तरह के रॉकेट थे, जिसमें सबसे ज्यादा A120 रॉकेट थे, और इन सभी सिस्टम को हमास की तरफ से फॉरेन असिस्टेंस की मदद से लोकली मैन्युफैक्चर किया गया है। और इनको फायर करने के लिए जिन लॉन्चर्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर जिन लॉन्चिंग ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उन सभी को
लोकली मैन्युफैक्चर किया गया है। इसमें S-40 रॉकेट के साथ साथ रशियन ऑरिजिन BM-21 सिस्टम भी शामिल है और साथ ही चाइनीज रॉकेट भी शामिल है। इन सभी सिस्टम को अंडरग्राउंड करके हमास की तरफ से रखा गया था ताकि इजराइल की रिकॉन एयरक्राफ्ट या कोई भी ड्रोन इनको डिटेक्ट ना कर पाए। और इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऊपर हमास की तरफ से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी हमला किया गया है और वो मेनली रशियन ऑरिजिन कॉन्कोर, कॉर्नेट या फिर यूरोपियन ऑरिजिन मिलन जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही इसमें नॉर्थ कोरियन बुलसेट 2 जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी शामिल है। इसके अलावा अभी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये भी बताया गया कि हमास की तरफ से कामिकाज़ी ड्रोन्स को भी यहाँ पे डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया है। बदले में इजराइल की तरफ से अपने प्रोटेक्शन के लिए आयरन डोम सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि किसी भी इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसके अलावा ऑफेंसिव ऑपरेशन को करने के लिए इजराइल की तरफ से अभी F-35 का इस्तेमाल करने की खबर सामने आई, लेकिन ऑफिशियली इसके बारे में कोई भी डाटा नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।